गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 के लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर एग्ज़ाम किस महीने में होगा। तो यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें ये लिख रखा था कि एग्ज़ाम का डेट क्या रहने वाला है, जून टू जुलाई। या तो जून में हो सकता है या तो जुलाई में हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली ऐसा चांस है कि जून में होने वाला नहीं है, जून में नहीं होगा। और आप सबको ये भी पता होगा कि 14 से लेके 27 जुलाई तक 14 जुलाई टू 27 जुलाई एसएससी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम होना है। कब से कब तक? 14 से लेके 27 जुलाई तक एसएससी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम होना है। इससे पहले जो 1 से लेके 13 जुलाई तक है, 1 टू 13 जुलाई, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम जो है मैच नहीं कर रहा है। मतलब अभी आपने देखा कि एसएससी एमटीएस का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मतलब एमटीएस 2 शिफ्ट में होना था, तो फर्स्ट शिफ्ट इसका ख़त्म हो गया। अब सेकंड शिफ्ट जो है जून में स्टार्ट हो जाएगा। जून में स्टार्ट होगा, जैसे ही वो एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है। या तो जो ये 1 से लेकर 13 जुलाई तक टाइम इनके पास बचा है, इस 1 से लेकर 13 जुलाई तक में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके पास कितना टाइम बचा है? केवल अभी आपके पास बचा है 40 से 45 दिन, 40 टू 45 डेज ही बचा है। इसके अंदर ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर ये जुलाई बोल रखा है तो जुलाई के बाद अगस्त नहीं जाने वाला, अगस्त में सीएचएसएल का एग्ज़ाम आ जाएगा। जो अभी नोटिफिकेशन आया है सीएचएसएल का, अगस्त में इसका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ये मोस्टली चांस है कि 1 से लेकर 13 जुलाई के बीच में ही करा लिया जाए। तो इसके लिए आप रेडी रहो और अभी से पढ़ना स्टार्ट अपना रखो। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं एग्ज़ाम का डेट थोड़ा आगे जा सकता है या तो बाद में आ सकता है। ये फिक्स है जुलाई लास्ट वीक में, जुलाई लास्ट वीक में, जून लास्ट वीक में, या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में 1 से लेकर 13 तारीख तक ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इसे ही अपना डेट मानो, 1 से लेकर 13 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सा? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 का, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 10 फरवरी 2022 को। ये है ग्रेजुएट लेवल का। ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो है मोस्टली थर्ड शिफ्ट में ही होता है। तो आज हम एसएससी सीजीएल पोस्ट जो है 9 का, ये मॉक टेस्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे अपने रीजनिंग का। ये वीडियो एसएससी सीजीएल प्री जो अभी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो एसएससी सीएचएसएल प्री इस बार का देंगे जो अगस्त में होने वाला है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जिनका एसएससी एमटीएस अभी बाकी है, नहीं हुआ है, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा है ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए क्वेश्चन को पॉज करना है और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। फिर जब आपके माइंड से ना समझ में आए या आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद तब सॉल्यूशन को देखना है। यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए, इसको बोलते हैं लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन। तो लेटर सीरीज़ को ऑलवेज सॉल्व करते हैं नंबर सीरीज़ से। मतलब जो भी लेटर का नंबर है उसको पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद फिर कोड देखेंगे कि इसका जो है किस तरीके से कोडिंग किया गया है। यहाँ पे एम, पहले इसका वाला लिखेंगे। एम का क्या कोड है? एम होता है हमारे पास 13 नंबर पे आ जाता है। यू कौन से नंबर पे है? यू आ जाएगा 21 नंबर पे। एस कौन से नंबर पे है? एस आ जाएगा 19 नंबर पे। आई कौन से नंबर पे है? आई आ जाएगा 9 नंबर पे। सी हमारा 3 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर है ए 1 नंबर पे आएगा। एल आ जाएगा 12 नंबर पे। ये हमारे पास हो गया नंबर। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से जो इसके नीचे दिया है ये इसका कोड इसके नीचे लिख लेंगे। एन 14 नंबर पे आएगा। ए जो है 1 नंबर पे आने वाला है। टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आएगा? ओ 15 नंबर पे। डी आ जाएगा 4 नंबर पे। ई आ जाएगा 5 नंबर पे। एम आ जाएगा 13 नंबर पे। ये इसका और इसका कोड मैंने लिख लिया, मतलब इनका नंबर मैंने लिख लिया। अब यहाँ से हमें कोड आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा कोड जो है अप्लाई किया गया है। तो आप ज़रा इसे ध्यान से देखो। अगर एक बार में ही कोड समझ में आ गया,
इसमें ही हमें कोड जो है समझ में आ गया, तो इसे दोनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तब हम इन दोनों के पास जाएंगे कि फिर से चेक करने कि अगर मान लो इससे नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें किस तरीके का कोड जो है अप्लाई किया है। यहाँ पे देखो क्या किया है, ये 13 से 14 आपको दिख रहा होगा क्या है, +1 का 1 है। यहाँ पे ये वाला कोड जो है नहीं समझ में आ रहा है, 21 से 1 कैसे आया। यहाँ पे 19 और 20 का देखो, 19 और 20 का भी जो है 1 दे रखा है। यहाँ पे 9 से 15, 9 से 15 कैसे किया, प्लस का 1 तो नहीं किया है। 3 से 4, 3 से 4 में क्या किया है, प्लस का 1 किया है। 1 से 5, 1 से 5 में जो है प्लस का 4 किया है, इसे भी छोड़ो अभी। 12 से 13, 12 से 13 प्लस का 1 किया है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा होगा, देखो ये 21 क्या है, 21 कौन सा नंबर है हमारे पास, 21 को है यू हो गया। 9 कौन सा नंबर है, 9 है आई। उसके बाद फिर ए कौन सा नंबर है, ए है 1 वाला ए, ये नंबर हमारे पास दिया है। मतलब जो कॉन्सोनेंट दिए हैं, जो कॉन्सोनेंट दिए हैं उनमें से प्लस का 1 किया है, लेकिन जो वोवेल दिया है वहाँ पे प्लस का 1 नहीं किया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि वोवेल में इन्होंने क्या अप्लाई किया है। तो वोवेल वाला ज़रा चेक करो, यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये 21 से जो है 1, यहाँ पे कितना माइनस, ये तो कुछ हो नहीं सकता। 9 से 15 चेक करो, 9 से 15 में प्लस का 6 हो सकता है, और यहाँ पे कितना प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 6, तो क्या इसमें प्लस का 8 है। अगर 8 ऐड करेंगे तो कितना पहुँच जाएंगे, 29, मतलब 3 आना चाहिए, ये नहीं लॉजिक हो सकता। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको जो है लॉजिक चेक करना है और अपने माइंड को डेवलप करना है कि किस तरीके से हम सोच सकते हैं। यहाँ पे बताने के लिए तो मैं डायरेक्ट आपको एक बार बता दूँ कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, लेकिन फिर उससे आपका माइंड जो है डेवलप नहीं होगा, आप एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को सोच नहीं पाओगे। तो किस तरीके से सोचना है ज़रा ये देखो यहाँ पे। अब इसमें क्या अप्लाई हो सकता है, जब कुछ नहीं अप्लाई हो रहा है तो इनके प्लेस वैल्यू को लिखो। प्लेस वैल्यू को लिखो, ए के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आएगा, आई के बाद ओ के बाद यू आता है। ए 1 नंबर पे आ जाएगा, ई 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, ओ आ जाएगा 15 नंबर पे, यू आ जाएगा 21 नंबर पे। इनका जो है ये नंबर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है, यू की जगह 1 लिख दिया है। यू की जगह क्या लिखा है, यू की जगह हमारे पास 1 लिखा है। यू कौन से नंबर पे आता है, 21। यू के बाद अगला वोवेल कौन सा होगा, यू के बाद कोई वोवेल नहीं है तो अगला फिर से ए रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे ए कौन से नंबर पे होता है, ए पहले नंबर पे आता है, तो यहाँ पे ए पहला नंबर लिख दिया है। चलो अब सेम इसी प्रकार चेक करना है कि क्या ये पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो 9, आई लिखा है 9, 9 के बाद आई ये हो गया 9, 9 के बाद अगला वोवेल कौन सा आता है, आई के बाद अगला वोवेल नेक्स्ट वोवेल होगा हमारे पास ओ कौन से नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, तो सेम यहाँ देखो 15 नंबर लिख रखा है। मतलब ये पैटर्न अभी तक फॉलो हो रहा है। यहाँ के ए लिख दिया है, ए के बाद अगला वोवेल नेक्स्ट वोवेल क्या आ जाएगा, ए के बाद नेक्स्ट वोवेल आएगा ई कौन से नंबर पे आएगा, ई 5 नंबर पे आएगा। यहाँ पे देखो 5 लिख रखा है। मतलब ये फिक्स हो गया, क्या फिक्स हो गया यहाँ से कि कॉन्सोनेंट में तो +1 किया है, लेकिन वोवेल में इन्होंने क्या किया, वोवेल में जो है इसके नेक्स्ट वोवेल का जो है नंबर लिख रखा है। नेक्स्ट वोवेल का क्या लिखा है, नंबर लिख रखा है। अब कोड हमारे पास आ गया। सेम इस कोड को अब क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको भी आपको लिखना नहीं है कि ये नंबर भी लिखने लगो, डायरेक्ट आपको जो है कोड अप्लाई करना है। तो डायरेक्ट ज़रा एक बार कोड अप्लाई करो और देखो क्या आंसर आने वाला है। चलो इतने में हम कोड अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे है एस के बाद अगला नंबर टी आ जाएगा, क्योंकि एस कॉन्सोनेंट है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, टी के बाद जो है अगला नंबर यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। ई जो है क्या है, ई हमारा है वोवेल, वोवेल के बाद अगला वोवेल क्या आता है, ई के बाद जो है आई आता है, तो यहाँ पे जो है क्या रहेगा, यहाँ पे आई रहेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकेंड भी एलिमिनेट हो गया। आर के बाद क्या आने वाला है, एस, आर के बाद एस आएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। तो जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर आपको एक बार में कोड नहीं समझ आ रहा है, अगर कोड नहीं समझ पा रहे हो, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, स्किप कर देना है।
इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो 2 से 3 मिनट आपका यही क्वेश्चन ले लेगा और 2 से 3 मिनट में आप रीजनिंग के और 4 से 5 क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑलवेज स्किप करना है और आगे बढ़ के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि इनका वेन डायग्राम बना लो। दूसरा ये तरीका होता है इसमें कि पहले आप ऑप्शन को देखो, जैसे ही आप ऑप्शन को देखोगे कुछ ना कुछ इसमें से हिंट मिलेगा। और तीसरा ये तरीका है, एक इंग्लिश वाला मेथड होता है इसमें। इंग्लिश वाला मेथड जब मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लूँगा तब आपको समझाऊँगा। यहाँ पे स्टेटमेंट को देखो, तीनों स्टेटमेंट कैसे दी गई हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर तीनों स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव दी गई हैं, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव दी गई हैं, तो इनसे जो कंक्लूजन बनेगा, कंक्लूजन ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। कैसा कंक्लूजन बनेगा? ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे पहला वाला जो है नेगेटिव बना रखा है, पहला वाला गलत हो जाएगा। अब इसी एक की मदद से ऑप्शन को एलिमिनेट करो। जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो देखो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। सेकेंड वाला क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें एक को सही बना रखा है। केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या हो गया? फर्स्ट वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी इन्होंने फर्स्ट को बोल रखा है। और थर्ड वाला भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड वाले में बोला है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों फॉलो करते हैं, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 बचा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल सेकंड और थर्ड फॉलो करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ट्रिक। कौन सा हो गया? ये हो गया फर्स्ट ट्रिक, जिससे हम केवल ऑप्शन को देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहीं और से तैयारी कर रहे होंगे, तो डिफरेंस क्या होगा? बहुत सारे जगह इसे वेन डायग्राम बना के सिखाया जाता होगा। वेन डायग्राम में भी अपने आप में सही है। मोस्टली 80% क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम और इंग्लिश वाले तरीके से सॉल्व होते हैं। केवल 20% क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जो ऑप्शन की मदद से ऑप्शन को एलिमिनेट करके केवल 5 सेकंड में आंसर लाया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही 20% क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको वेन डायग्राम बनाने नहीं बैठ जाना है। अगर वेन डायग्राम बनाने बैठ गए तो वहाँ से 40 से 45 सेकंड आपका चला जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन को आप केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। तो सिलेक्शन किसका होगा? जो ये 5 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको माइंड अप्रोच करना है। इसे चेक करने में केवल 2 से 3 सेकंड ही लगने वाला था। अगर नहीं भी बनता तो 2 से 3 सेकंड आपका वेस्ट हो जाता, तो कोई मतलब नहीं। अगर बन जाता तो आप 40 सेकंड बचा लेते। तो यहाँ पे यही सबसे इसका बेस्ट मेथड है कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा तब मैं वेन डायग्राम से आपको समझाऊंगा, इंग्लिश वाले मेथड से भी समझाऊंगा। लेकिन जहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है वहाँ पे केवल मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट ही सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इसका कोड ये दे रखा है, हमें इससे कोड पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व होगा? इनका नंबर लिख लो। एल का कितना होता है? एल आ जाएगा 12। 12 के बाद यू कितना होता है? 21। एन कितना होता है? 14। सी कितना होता है? 3। और एच कितना होगा? एच हमारे पास आ जाएगा 8। अब आगे क्या करना है? आगे इसका नंबर लिखना है। एफ़ कितना होता है? एफ़ हमारे पास हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे के लिखा है। ये के कितना हो जाएगा? के आ जाएगा हमारे पास 11। ये के हो गया यहाँ पे 11। एफ़ कितना हो गया? एफ़ जो है 6 हो गया। क्यू कितना हो गया? क्यू आ गया हमारे पास 17। क्यू कितना आ गया? 17। एक्स कितना हो गया? एक्स वाई जेड, एक्स आ गया 24। ओ कितना हो गया? ओ हमारे पास होता है 15। ओ हो गया 15। अब इसमें कोड देखो, और कोड देखने पे आपको क्या समझ में आ रहा है ज़रा मुझे बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को कब सॉल्व कर पाएंगे? आपको मैं हर एक बार मॉक टेस्ट में यही बोलता हूँ कि अगर लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इनका प्लेस वैल्यू मतलब ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, ये याद होना चाहिए। प्लस अपोजिट लेटर इनका याद होना चाहिए। ये 2 चीज़ याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाओगे। यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे 12 से 11 किया है। और 12 से 11 कब होगा? मतलब यहाँ पे माइनस का 1 कर दिया है। अब ये देखो 21 को क्या किया है इन्होंने? 21 और 6 को आपको देख के क्या लग रहा है? 21 और 6 को देख के लग रहा है कि ये क्या है? ये हमारे पास है जो है अपोजिट लेटर। तो ये समझो अपोजिट लेटर लिख दिया। उसके बाद फिर 14 से 17,
14 से 17 में क्या कर दिया है, 14 से 17 में आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो है प्लस का 3 किया है। क्या किया है, प्लस का 3 किया है। 3 से 24 वाले को देखो, 3 से 24 वाले को देखने पे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कर दिया है, इसमें हमारे पास किया है, ये भी अपोजिट लेटर है। क्या है यहाँ पे, ये भी अपोजिट लेटर है। अपोजिट लेटर कैसे पता चलता है, अपोजिट लेटर इस तरीके से पता कर सकते हो कि इनका सम जो है 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, इन दोनों का सम जो है 27 आना चाहिए। अगर 21 और 6 को जोड़ोगे तो 27 आएगा, 3 और 24 को जोड़ोगे तो 27 आएगा। अब 8 से 15 किया है, 8 से क्या किया है, 8 से 15 किया है। इसमें कौन सा लॉजिक हो सकता है, 8 से 15 करने में यहाँ पे कितना ऐड किया है, 8 के बाद फिर 2 10, 5 2 7, इसमें ऐड कर दिया है 7। कितना ऐड किया है, इसमें ऐड कर दिया है 7। अब यहाँ से आप ज़रा लॉजिक ढूंढो, क्या लॉजिक हो सकता है। तो सेम इसी प्रकार से अब हमें इसमें लॉजिक अप्लाई करना है। तो एक लॉजिक तो यहाँ पे समझ में आ गया है कि जो सेकेंड नंबर पे पहले इसके बाद छोड़ के इसको जो है इन्होंने क्या किया, अपोजिट किया, फिर एक छोड़ा फिर अपोजिट किया, फिर एक छोड़ेगा फिर अपोजिट करेगा, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही चेक करो, यहाँ पे u का अपोजिट क्या हो जाएगा, u आता है 21 नंबर पे, तो u का अपोजिट क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास u का अपोजिट हो जाता है f, f किसी ऑप्शन में दिख रहा है, f देखो यहाँ पे सभी ऑप्शन में, f जो है किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम यहाँ पे अपोजिट सोच रहे थे, ये अपोजिट वाला हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे अपोजिट ना करके कुछ और किया गया है। अब हमें उस कोड को जो है फाइंड करना है कि यहाँ पे दूसरा कौन सा कोड अप्लाई किया है। अब ज़रा उस कोड को फाइंड करो और बताओ मुझे यहाँ पे। तो फिर से हमें एक बार इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब 12 से 15 यहाँ पे क्या किया, प्लस का 3 किया, 21 से 24 प्लस का 3 किया, 14 से 17 प्लस का 3 किया, 8 से 6 प्लस का 3 किया, 8 से 11 प्लस का 3 किया। मतलब क्या कर रहा है, ये क्रॉस में क्या कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है। क्रॉस मतलब ये पहले वाले का फिर लास्ट वाला, फिर सेकेंड लास्ट वाले का सेकेंड लास्ट वाला, इस तरीके से फर्स्ट जो है प्लस का 3 कर रहा है। तो अगर हम S में जो है 3 जोड़ेंगे, S के बाद 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, STUV, V आने वाला है। मतलब जो भी आंसर करेक्ट होगा उसके लास्ट में V रहना चाहिए। इस हिसाब से पहले वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। U के बाद क्या आता है, U कौन से नंबर पे आता है, U आ जाएगा 21 नंबर पे, और 21 में 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 21 22 23 24, 24 कौन से नंबर पे आता है, 24 हमारा आ जाएगा X नंबर पे। मतलब X के बाद V रहना चाहिए। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो, इस हिसाब से जो है सेकेंड वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब P लिखा है, P कौन से नंबर पे आता है, P आता है 16 नंबर पे। 16 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 कौन से नंबर का लेटर है, 19 आपको याद होना चाहिए कि ये होता है S का, कौन सा, S का। अब इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया। तो कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और तभी समझ में आएगा जब आपको लेटर्स का प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट लेटर याद होंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिरर इमेज पे पूछा है। M से स्टार्ट है तो जो है हमारे पास M इस तरीके से मिलना चाहिए। कौन से ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो गया। अब 3 ऑप्शन बचे हैं। M के बाद क्या मिलना चाहिए, Q का जो है P बन जाएगा इस तरीके से, P तीनों में है। उसके बाद फिर A बनने वाला है, A भी इसी तरीके से आएगा। तो A इसमें उल्टा दे रखा है, ये गलत हो गया। A इन दोनों में सीधा दे रखा है। उसके बाद 2 यहाँ पे ऐसे दिया है तो 2 कोई किस तरीके से बनेगा, 2 कुछ इस तरीके से बनने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो गया। जितने भी नॉन वर्बल पे क्वेश्चन आएंगे, जितने भी नॉन वर्बल की क्वेश्चन आएंगे, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए सॉल्व करना है। कैसे, ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको देखो। और लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें उनके प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, प्लस अपोजिट लेटर की ज़रूरत पड़ती है। और नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक तो स्क्वायर एंड क्यूब की। स्क्वायर और क्यूब आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, प्लस प्राइम नंबर पता होना चाहिए, ऑड नंबर पता होना चाहिए, इवन नंबर पता होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 1 से लेके 13 तक डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए,
अगर इतना सब कुछ आपको आता है तो नंबर सीरीज के लेटर सीरीज के क्वेश्चन को और नंबर सीरीज के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना पाओगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 124 का रिलेशन किससे दिया है, 5 से दिया है। 124 का 5 से दिया है और 7 का रिलेशन किससे दे रखा है, 2 का। मैंने ये वाला लिया और ये वाला लिया, इसके बारे में पूछा है। तो ये देखो आपको क्या देखने में लग रहा है, जैसे ही आप इनको देखोगे आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि ये जो है इसके क्यूब के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, क्यूब के नज़दीक। 5 का क्यूब क्या होता है, अगर 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 125 माइनस 1 यहाँ पे लिख रखा है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है और 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 आएगा। मतलब जो भी ये सेकेंड नंबर आएगा उसके क्यूब में से -1 करना है तो हमें ये पहला नंबर प्राप्त होना चाहिए। अब 342 किससे नज़दीक है, 342 7 के क्यूब के नज़दीक होता है। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब 343, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 342 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, इसका 7 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोनों को मिक्स करके दिया है, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज को। तो इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो लेटर दिया है इनके नंबर को लिख लेंगे। एस 19 नंबर पे आता है, उसके बाद फिर आई कौन से नंबर पे, आई आ जाता है 9 नंबर पे, एक्स आ जाएगा 24 नंबर पे, ई आ जाएगा 5 नंबर पे और आर आ जाएगा 18 नंबर पे। सबको ऐड करो और देखो क्या आने वाला है। ये 18 हो गया, 18 दूना 36, 1 37, 37 और ये हो गया 10 47, 47 में से 1 माइनस कर दो 46, 46 4 50, 46 4 50 1 51। अब 51 को इसमें ऐड करना है, 4 1 5 5 2 7। मतलब जो इनका लेटर है, जो इनका डायरेक्ट वाला लेटर है वही सबको ऐड करके यहाँ पे ये रिजल्ट लाया है। तो इनको भी ऐड कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 हो गया। ओ का कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा 15, 15 के बाद एल आ जाएगा 12, फिर ओ आ जाएगा 15, यू आने वाला है 21 और आर आने वाला है 18। अब यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट पे नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करने बैठ गए तो ये देखो फोर्थ और थर्ड ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है, तो इन दोनों ऑप्शन में आप फंस सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे पूरा सॉल्व करो। पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 15, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, ये तीनों मिलके 45 हो गए। 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, यहाँ से 3 बचा है, 60 70 80 1 81, 81 3, 81 3 कितना आ जाएगा, 84। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसका दिया हुआ है, ये दिया है ब्लड रिलेशन का। और ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक डायग्राम ट्री बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्री बना के नहीं सॉल्व करना चाहते तो यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हम ऑप्शन एलिमिनेट का ही ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे क्या आने वाला है, अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट का ट्रिक लगा रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा। बस ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक आपका तभी काम करेगा जब आपको इन सब का बेसिक पता होगा। इसीलिए पहले बेसिक पढ़ा जाता है, फिर बाद में मॉक टेस्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाता है। अगर बेसिक पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे देखो पूछा किसके बारे में है, किसके बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें सबसे पहले गैप जनरेशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि गैप जनरेशन हमारे पास कितना आ रहा है, गैप जनरेशन चेक करेंगे। इसलिए गैप जनरेशन चेक करेंगे कि यहाँ पे देखो ये माँ कौन सी गैप जनरेशन पे होती है, माँ जो है +2 के गैप जनरेशन पे होती है। पिता कौन से गैप जनरेशन पे होता है, पिता जो है +2 के गैप जनरेशन पे होता है। बहन जो है 0 गैप जनरेशन पे होती है और पुत्री जो है -1 गैप जनरेशन पे होती है। ये कैसे पता चला, ये आपको अपने ऊपर कंसीडर करना है, अपने ऊपर जो है कंसीडर करना है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हो गया कि ये जो +2 है ये प्लस का 1 रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे ये प्लस का 1 रहने वाला है, क्योंकि अगर आप अपने पे कंसीडर कर रहे हो तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर माँ होंगी और एक ही पीढ़ी ऊपर जो है आपके पिता होंगे। आपकी बहन आपके ही पीढ़ी की होगी और आपकी पुत्री आपसे एक पीढ़ी नीचे आएगी। देखो यहाँ पे गैप जनरेशन कितना है। अगर आप गैप जनरेशन चेक करने लग गए तो कितना आएगा, जी से पहले हमें जी से यू चेक करना है। क्या जी के बाद कौन सा साइन है, जी के बाद ये @ साइन है। @ क्या दर्शा रहा है, ए बी की माँ है, मतलब जी यहाँ पे माइनस हो सकता है तो इसका मतलब ये सही हो सकता है। यहाँ पे
जी के बाद क्या लिखा है पी, तो ए बी की माँ है, यहाँ पे 1 का गैप जनरेशन है, प्लस जो है यहाँ पे डॉलर ये लिखा है परसेंटेज, इसका मान है ए बी का भाई है, तो यहाँ पे 0 का गैप जनरेशन हो गया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी 0 का गैप जनरेशन हो जाएगा, और यहाँ पे कितने का गैप जनरेशन आ गया, यहाँ पे भी जो है +1 का गैप जनरेशन आ गया। तो टोटल गैप जनरेशन हमारे पास 2 हो गए। उसके बाद आगे बढ़ना है, यू से आर चेक करना है। यू के बाद क्या है, यू के बाद जो है डॉलर लिखा है, डॉलर मतलब भाई, तो यहाँ पे यू के बाद इस तरीके से परसेंट लगाया है भाई, तो ये भी सही हो सकता है। यहाँ पे यू के बाद आर, यू के बाद आप आर को कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए यू के बाद आर को नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि यू के बाद जो साइन लगा है, यू के बाद कौन सा साइन लगा है हमारे पास, यू के बाद साइन लगा है परसेंट का, और परसेंट क्या दर्शा रहा है, परसेंट दर्शा रहा है कि ब्रदर है, ब्रदर क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या लिख रखी है, बहल लिख रखी है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया। आर के बाद कौन सा साइन लगा है, आर के बाद कोई साइन नहीं है, यहाँ पे आर जी की पुत्री है, इस हिसाब से आर के बाद जो है चौथा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, बचे कितने ऑप्शन आपके पास, आपके पास अब बचे हैं जो है केवल 2 ऑप्शन, तो इन दोनों ऑप्शन को अब चेक करना है। अब इन दोनों ऑप्शन में और किसी तरीके का आप जुगाड़ नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब ट्री बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक गैप जनरेशन ऊपर आ रहा है, ये भी एक गैप जनरेशन ऊपर आ रहा है, और इनके जेंडर के बेस पे, मेल और फीमेल के बेस पे इसको हम अलग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो टी डायग्राम किस तरीके से बनाना है, अब आप टी डायग्राम बनाने में लग जाओ। ये जी के बाद क्या आया है, @ ये क्या दर्शा रहा है, ए बी की माँ है, मतलब जी क्या है, पी की माँ है, जी क्या है, जी हमारे पास जो है पी की माँ है, तो पी नीचे आ जाएगा, जी ऊपर, और ये माँ है तो माइनस में हो जाएगा। आगे ये साइन है परसेंटेज का साइन, ए बी का भाई है, पी जो है किसका भाई है, यू का भाई है, अगर पी यू का भाई हुआ, पी यू का भाई हुआ तो एक ही गैप जनरेशन के होंगे, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पी किसका भाई है, यू का भाई है, इसलिए पी जो है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है। फिर यू जो है वी का भाई है, यहाँ से सेम साइन है, यू किसका भाई है, यू हमारे पास वी का भाई है, तो यू को वी का भाई बना दो। यू किसका भाई है, यू जो है वी का भाई है, तो वी यहाँ पे आ जाएगा, और यू भाई है तो ये जो है प्लस में हो जाएगा। आगे क्या बोल रखा है, वी @ आर, @ मतलब माँ, तो वी आर की माँ है, वी किसकी माँ है, वी हमारे पास जो है आर की माँ है, ये किसकी माँ है, वी आर की माँ है, तो वी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर से इसको देख लो, कौन सा ऑप्शन, पहला और दूसरा ही हमें चेक करना है। जी वी की माँ है, जो जी है ये क्या वी की माँ है, ये देखो 100% 2 है, जी ही वी की माँ है ना, तो इसलिए जो है ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला जो है सही हो गया। यू आर का पिता है, यू आर का पिता है, यू आर का पिता नहीं है, यू आर का क्या है, यू आर का जो है यहाँ पे मामा है, क्या है, मामा है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको 90% ऐसा चांस रहता है कि आप जो है गैप जनरेशन से आंसर निकाल लो, गैप जनरेशन देख के और इनका जेंडर देख के, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जिनको इस तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन 2 ऑप्शन में आप फंस जाएंगे, तो वहाँ पे ये टी डायग्राम ही बनाना सबसे बेस्ट मेथड है। टी डायग्राम फटाफट बनाओ और आप इसका आंसर फाइंड कर लो। और टी डायग्राम में आपको बनाने में कितना समय लगेगा, केवल 10 से 15 सेकंड ही लगने वाला है। कितना सेकंड, अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो केवल 10 से 15 सेकंड के अंदर ही आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ब्लड रिलेशन के, तो ये हो गया आपके लिए HW, ये आपके लिए HW हो गया। आप इसको जो है सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर आएगा। आपको खुद से सॉल्व करना है और देखना है क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसमें आप टाइम कितना दे रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में 40 से 45 सेकेंड से ज़्यादा लगा, 45 सेकंड से ज़्यादा लगा, तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं हुआ। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से हमें टाइम सेव करना है। इस 25 क्वेश्चन को लगभग 15 से 18 मिनट के अंदर ही समाप्त कर देना है। कितने टाइम में,
15 से 18 मिनट के अंदर ही समाप्त कर देना है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो रीजनिंग को सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करो। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि आपका आंसर क्या आया और आपने टाइम कितना लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आई टेस्ट पे है। यहाँ पे आपकी आई टेस्ट हो रही है कि कितनी आपकी आंखें जो है तेज़ हैं। यहाँ पे ये वाला डायग्राम इसमें बोला है किसमें छुपा हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को पकड़ो। अगर आप जब फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला हमारे पास दिख रहा है, ये आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है। इसमें क्या करना है, इसमें एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम होता है कि ये जो है क्वेश्चन एक बार में नहीं दिखता, एक बार में नहीं दिखता, मतलब आपको स्क्रीन को, कंप्यूटर के स्क्रीन को ऊपर नीचे करना होता है। इसलिए वहाँ पे इसको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे मैंने ऐसा सेट कर रखा है कि आपको एक बार में ही दिख जाए। तो यहाँ पे जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ये कुछ इस तरीके का ये जो बना था, ये पहला वाला पोर्शन इसका यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना दिया। अब इसमें से एक लकीर निकली रहनी चाहिए, जो लकीर यहाँ पे निकली है। उसके बाद क्या मिलना चाहिए हमें, उसके बाद यहाँ पे ये मिलना चाहिए कि ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना रखा है, तो ये इस तरीके का भी बन गया यहाँ पे। और इसमें से एक यहाँ पे आगे निकला है, तो ये आगे यहाँ देखो निकाल के रखा है, प्लस एक लाइन इसमें से निकाल के रखा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये देखो आपने चेक किया और पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर मिल गया। तो अब तीनों ऑप्शन और चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अपने आप में तीनों ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगे। किस तरीके से रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो। सब में देख लो कुछ न कुछ, यहाँ पे ये बना रखा है, यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे लकीरें खींच रखी हैं, और यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके से गड़बड़ कर रखा है। तो तीनों ऑप्शन अपने आप में रॉन्ग हो जाएंगे। बचा कौन सा, पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। इसको भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर आप राइट आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप कौन सा रॉन्ग आंसर ढूंढिए। अगर 3 रॉन्ग आंसर ढूंढ लिए तो अपने आप राइट आंसर मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट एक बार में आप जो है राइट आंसर ढूंढिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का ही मदद लेंगे, डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन के जरिए ही सॉल्व करेंगे। जो ऑप्शन दिया है उसमें देखो सब में 5 से स्टार्ट है, तो 5 वाले को हमें कंसीडर ही नहीं करना है। सेकंड क्या है, 3 में 4 लिख रखा है, 1 में 6 लिख रखा है। तो अब चेक करो पहले 4 आएगा कि पहले 6 आएगा, पहले ये वाला आएगा कि पहले ये वाला आएगा। किस तरीके से चेक करोगे, यहाँ पे CALL लिखा है, 6 वाले में CALL, यहाँ पे CAL, मतलब C 3 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, L जो है 12 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे C 3 नंबर पे, A 1 नंबर पे, L 12 नंबर पे, फिर से L 12 नंबर पे। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। तो पहले कौन सा आने वाला है, पहले ऑप्शन नंबर 4 आने वाला है। देखो ये तीनों तो सेम है, ये तीनों तो सेम है। उसके बाद 3 और 12 में पहले कौन आता है, 3 और 12 में पहले थर्ड वाला आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये 6 वाला गलत हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, अगर ये 6 वाला रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 4 इसका एलिमिनेट हो गया। अब आगे 4 4 4 सेम है, यहाँ पे 6 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 6 6 6 सेम दिया है। अब हमें चेक करना है 7 और 3 में, 7 और 3 में हमारे पास कौन सा करेक्ट आने वाला है। 7 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 7 जो है यहाँ पर है। CAU यहाँ पे भी दे रखा है। अब G कौन से नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है। L कौन से नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है। तो पहले कौन सा आएगा, पहले जो है हमारा 3 वाला आएगा 7 नंबर पे। तो 3 कहाँ पे दे रखा था, इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया, 3 3 कट गया। अब 2 और 7 में पहले कौन आएगा, 2 और 7 में 2 यहाँ पर है, CALU CAUL, ये इतना करेक्ट हो गया। D कौन से नंबर पे आता है, D आता है 4 नंबर पे। I कौन से नंबर पे आएगा, I आएगा 9 नंबर पे। तो पहले 4 आएगा कि पहले 9, सबका आंसर होगा पहले 4 आने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। पहले जो है 7 वाला आएगा, 7 वाला इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे ये 4 दे रखा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे ही जितने भी नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि इस तरीके से आप चेक करो, इसमें जो है चेक करो। अगर इसमें चेक करोगे तो आपका जो है 45 सेकंड लग जाएगा, कितना 45 से 50 सेकंड लग जाएगा। जब आपकी स्पीड अच्छी होगी तब इतना टाइम लगेगा, नहीं तो और टाइम लग सकता है।
अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट के जरिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें केवल 20 से 25 सेकंड ही लगने वाला है, मतलब आप यहाँ से 20 से 25 सेकंड बहुत आसानी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस पे दिया गया है, ये भी हमारा लेटर पे है, तो फटाफट लेटर के नंबर लिख लो। यहाँ पे पी कौन से नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, आर आ जाएगा 18 नंबर पे, आई आ जाएगा 9 नंबर पे, ई आ जाएगा 5 नंबर पे, एस कौन से नंबर पे, 19 नंबर पे, टी आ जाएगा 20 नंबर पे। अब नीचे वाले नंबर के भी लेटर लिख लो, जो ये नंबर दिया है, ए आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, वी आ जाएगा 22 नंबर पे, जे आ जाएगा आई के बाद जे 10 नंबर पे, जे कौन से नंबर पे आता है, जे हमारा आई के बाद जे 10 नंबर पे आता है, एम आ जाएगा 13 नंबर पे, ओ आ जाएगा 15 नंबर पे, के आ जाएगा 11 नंबर पे। अब इसे जो है सॉल्व करना है, किस तरीके से ये सॉल्व होगा, ज़रा इसमें लॉजिक ढूंढो, इसमें क्या लॉजिक दिया गया है। आपको लॉजिक ही फाइंड करना है, अगर लॉजिक फाइंड हो गया तो आप जो है फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। अगर लॉजिक ही नहीं फाइंड कर पाए तो समझ लो आप जो है वहीं पे फंस जाओगे। तो जल्दी जल्दी इसमें लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक दिया गया है यहाँ पे। लॉजिक क्या आपको मिला इसमें, फटाक से 30 सेकंड का टाइम है, आप ज़रा लॉजिक इसमें फाइंड करके हमें बताओ क्या आंसर आने वाला है। अगर देखो आप इसमें लॉजिक नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो ये वाला छोटा लिखा है, इस छोटे वाले जो है आप इसमें जो है लॉजिक फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे लॉजिक फाइंड कर लो, यहाँ पे क्या लॉजिक आने वाला है। अगर लॉजिक नहीं फाइंड कर पा रहे हो, अगर दोनों में कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये किस पे दिया रहेगा, ये दिया रहेगा हमारे पास कॉमन कोडिंग पे। कॉमन कोडिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या ये कॉमन कोडिंग पे दिया है। कॉमन कोडिंग मतलब ये होता है, ये जो पूछा है, जैसे यहाँ पे FLIRT पूछा है, तो ये सभी लेटर जो है हमें इन दोनों लेटर में मिलने चाहिए। देखो F भी मिल रहा है, यहाँ पे I भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है, उसके बाद फिर क्या T भी मिल रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन किस पे है, कॉमन कोडिंग पे है। यहाँ पे आप कितना भी लॉजिक ढूंढोगे तो इसमें कोई लॉजिक मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कॉमन कोडिंग पे है। तो अब कॉमन कोडिंग मतलब जो इस चीज़ का कोड है सेम उसका कोड वही दे रखा है। अगर P का कोड A है तो P का कोड A ही रहेगा, यहाँ पे L का कोड Q है तो L का कोड Q ही रहेगा, कुछ चेंज वाला नहीं होने वाला। तो यहाँ पे F पूछा है, F का कोड क्या है, F का कोड यहाँ से देखो, F का कोड क्या है, X है, तो पहले X से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। अब L का कोड, L कहाँ पे दिया है, L यहाँ पे दिया है, L का कोड क्या लिख रखा है, Q लिख रखा है, तो X के बाद क्या आने वाला है, Q आने वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड एलिमिनेट। आई का कोड क्या दे रखा है, इस वाले पहले वाले में देखो तीसरे नंबर पे आई दे रखा है, आई का कोड इन्होंने जे दिया है, तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे जे आएगा। तो अभी जो है दोनों ऑप्शन सही चल रहे हैं, सेकंड और फोर्थ नंबर। उसके बाद क्या दिया है, आर दिया है, आर का कोड क्या होता है, आर का कोड यहाँ पे वी दिया है, तो इसके बाद क्या आने वाला है, वी आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ये किस तरीके से आपको पता चला, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये सब चीज़ें बैठती हुई चली जाएंगी कि हमें कहाँ पे कौन सा कोडिंग लगाना है। जैसे यहाँ पे आपने नंबर लिखा, अब नंबर को देख के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किसका कोडिंग क्या लगाया है, ना तो अपोजिट लेटर का दिख रहा है, ना तो क्रॉस का दिख रहा है, ना तो किसी और का दिख रहा है, ना कुछ कॉमन कोडिंग दिख रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो इन दोनों नंबर का दिया है सेम वही नंबर इसमें यूज़ किया होगा और यही उसका जो है आंसर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में सोचना है। सबसे पहले इनका जो है लेटर, जैसे ही आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो इनका पहले नंबर लिखो, नंबर से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका कोडिंग क्या है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर डायरेक्ट कॉमन कोडिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको एक तरीके से आपको रट्टा मारना रहता है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है जीके जीएस में ही पूछे जाते हैं। किसमें, अगर यहाँ से आप याद कर लोगे तो जीके जीएस का भी काम हो जाएगा, प्लस ये कभी कभी इंग्लिश के वोकैब में भी पूछ लिए जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, डायरेक्ट रट्टा मारो, इसमें और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे दिया है जरा विज्ञान,
जरा विज्ञान का क्या मतलब है, ये जो वृद्ध हो जाते हैं, वृद्धा अवस्था में जो बूढ़े हो जाते हैं, उनके स्टडी को जो है जेरेंटोलॉजी जो है बोला जाता है। तो उसी तरीके से हिस्टोलॉजी किसके स्टडी को बोला जाएगा, हिस्टोलॉजी बोला जाता है टिश्यूज, मतलब जो ऊतक होते हैं उनके स्टडीज को। हिस्टोलॉजी क्या बोला जाएगा, टिश्यूज जो है ऊतक के स्टडी को जो है यहाँ पे बोला जाएगा। तो जीके जीएस का भी क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स करके पूछता है। आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो लगेगा आपको कि ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन जनरल नॉलेज का नहीं, वो जनरल नॉलेज और रीजनिंग को मिक्स करके पूछ लेता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा बहुत जीके और जीएस का नॉलेज रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिपीटेड सीरीज का आ गया। ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जितने लेटर दिए हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने लेटर आए, 15। 15 का मतलब या तो 3 3 का 5 ग्रुप बनेगा या 5 5 का 3 ग्रुप बनेगा। इसको इस तरीके से बना सकते हैं या तो 5 × 3 से बना सकते हैं। अब जो है यहाँ पे सॉल्व करो, इसको कितना आने वाला है। ये पहले हम 5 5 का 3 ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5, एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा 1 2 3 4 5, एक तो यहाँ पे हो गया, और तीसरा अपने आप में ये वाला बन गया। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सब जगह लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वाई रहना चाहिए, ये वाला हो गया। अब एच से स्टार्ट है तो सब जगह क्या रहना चाहिए, एच से स्टार्ट रहना चाहिए। अगर एच से स्टार्ट है तो यहाँ पे एच आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा। तो क्या ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है, एच ओ डी, क्या बनता हुआ दिख रहा है, एच ओ डी मिल गया हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पे ओ रहेगा, एच ओ डी। अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे क्या दिया है, सी दिया है, तो एच ओ डी सी वाई, यही जो है नंबर इन्होंने 3 बार रिपीट कर रखा है, सेम यही नंबर 3 बार रिपीट कर रखा है। अब आपको यहाँ पे ढूंढने में आसानी होगी। तो पहले नंबर पे ओ रहना चाहिए, दूसरे नंबर पे सी रहना चाहिए, तीसरे नंबर पे एच रहना चाहिए, चौथे नंबर पे जो है डी रहना चाहिए। ऑप्शन को देखते हुए चलो, यहाँ पे ये वाला देखोगे तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 और 3 अभी तक राइट है। उसके बाद फिर क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, वाई के बाद फिर क्या मिलेगा, एच मिलेगा। जैसे ही एच आया ऑप्शन नंबर 1 भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे सी दे रखा था। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका जो है राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं, या तो इसके और सारे तरीके होते हैं। आप जो है कॉमन माइंड से, ये आपका एक प्रकार का समझो रीजनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग तो यही है। इसमें आपका माइंड टेस्ट हो रहा है, माइंड टेस्ट हो रहा है प्लस आई टेस्ट भी हो रहा है। यहाँ पे दोनों तरीके से माइंड और आई टेस्ट आपका कर लिया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया। इसमें क्या करना है, इसका कोड ये दे रखा है हमें, इस वाले का कोड ये दे रखा है, तो फाइंड किसका करना है, ये करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो क्या ये कॉमन कोडिंग है, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, यहाँ पे ए भी है, ए इन दोनों में नहीं है। अगर ए नहीं है तो इसका मतलब ये जो है कॉमन कोडिंग का नहीं है। अब इनका नंबर लिखो, नंबर लिखने पे आपको क्या पता चलेगा, टी कौन से नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे, ओ आ जाएगा 15 नंबर पे, आर आ जाएगा 18 नंबर पे, सी आ जाएगा 3 नंबर पे, एच आ जाएगा 8 नंबर पे। अब सेम इसी प्रकार नीचे इसका भी नंबर लिख लो, एक्स 24 नंबर पे, यहाँ पे ओ का ओ ही रहने दिया 15 नंबर पे। उसके बाद फिर ये आ जाएगा 22 नंबर पे, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, और ये हो जाएगा 12 नंबर पे। तो आप यहाँ से क्या कोडिंग समझ रहे हैं, ये तो डायरेक्ट बहुत इजी है, आसानी तरीके से दिख रहा है। प्लस का 4 किया, यहाँ पे प्लस का 0 किया, यहाँ पे प्लस का 4 किया, प्लस का 4 किया, प्लस का 4 किया। मतलब जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में क्या ऐड कर रहा है, प्लस का 4 कर रहा है, और जो हमारे पास वॉवेल दिया गया है वॉवेल में क्या कर रहा है, प्लस का 0, वॉवेल को सेम ही रहने दे रहा है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लो, जब m में प्लस का 4 ऐड करोगे तो m कौन से नंबर पे आता है, m आता है हमारे पास 13 नंबर पे। m कौन से नंबर पे आएगा, m जो है 13 नंबर पे आएगा, और 13 में 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 का क्या होता है, q, ऑप्शन q से स्टार्ट होना चाहिए, 4th वाला एलिमिनेट। यहाँ पे a का क्या रहेगा, a का a ही रहेगा, तो इसलिए 3rd ऑप्शन एलिमिनेट। n का कितने नंबर पे आता है, n आता है 14 नंबर पे, 14 में 4 ऐड करोगे 18, 18 कौन सा हो जाएगा, r, 18 आ जाएगा r, तो r भी रहना चाहिए। अभी ये देखो दोनों ऑप्शन जो है सही चल रहे हैं। उसके बाद h आएगा, h को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी h दे रखा है, यहाँ पे भी h दे रखा है। फिर से a आ गया तो a ही रहने वाला है क्योंकि a क्या है, अपने आप में वॉवेल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा अच्छे से आपको इन सब का लेटर याद रहेगा, इन सब नंबर्स का जो है याद रहेगा, उतने जल्दी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो है हमारे पास दिया है नंबर सीरीज पे। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए जो है स्क्वायर, दूसरा क्या याद होना चाहिए आपको, क्यूब याद होना चाहिए। उसके बाद क्या याद होना चाहिए, क्यूब के बाद आपको प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बाद क्या याद होना चाहिए, प्राइम नंबर के बाद इवन नंबर, इवन नंबर के बाद ऑड नंबर, ऑड नंबर के बाद कम से कम आपको 20 तक टेबल, और अगर 20 से ज़्यादा भी याद कर सकते हो, 30 तक याद कर लिए तो आपके लिए चांदी ही चांदी है। तो इतना टेबल आपको याद होना चाहिए, और एकदम अच्छे तरीके से रट्टा, जैसे ही आप देखो आपके जुगान पे आ जाना चाहिए कि इसका यही होने वाला है, इस तरीके से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ज़रा क्या किया है, आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, मतलब यहाँ पे प्लस का 2 भी ऐड कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ोगे तो 176 में कुछ ऐड करने पे इतना तो आएगा नहीं, बहुत बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा। और सेम उसी प्रकार 706 नंबर में भी यहाँ पे कुछ ऐड तो नहीं किया होगा। तो अगर इतना बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, इतने जो है हैवी नंबर दिख रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पे किसी न किसी नंबर से जो है मल्टीप्लाई किया होगा। अब देखो किससे मल्टीप्लाई किया, अगर आप मल्टीप्लाई चेक करने जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, 176 से हमें 706 पहुँचना है, किसका मल्टीप्लाई किया होगा। अगर मैं यहाँ पे किसका 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना पहुँचेगा, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 28 2 30, कैरी 3, 4 1 के 4 3 7, कितना पहुँच गया 704। 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना पहुँचा 704। यहाँ पे 2 6 706 दे रखा है, मतलब इसमें प्लस का 2 ऐड कर दिया। क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस का 2 ऐड कर दिया है। अब चेक करेंगे कि क्या ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। 706 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 3532 पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है लगभग 7 5 35, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किस तरीके से आप पकड़े, 7 में मल्टीप्लाई करो 5 का, 7 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 28 तक ही पहुँच रहे हो, लेकिन अगर 4 में जो है 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 35 तक पहुँच रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। 5 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 शून्य 0 3, 7 पचे 35, कितना पहुँच गए 3530 पहुँच गए। इसमें 2 का ऐड कर दोगे तो सेम ये नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना ऐड किया है प्लस का 2। अब एक लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, क्या किया, प्लस का 4 जो है 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को ऐड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को ऐड किया। इसका मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, प्लस का 2 ऐड किया होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ किसका मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, प्लस का 2 ऐड किया होगा। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, और 16 में आप यहाँ यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते हैं। जब 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 का यूनिट डिजिट 8। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप क्वेश्चन की कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे, और उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को देखते ही सोच पाओगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगने वाला है। और जितना कम प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। अगर क्वालिफाई कर लिए तो आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते, मतलब इसमें भी मेरिट आउट हो जाते हैं बच्चे। मेरिट आउट मतलब समझ लो आपने 110 नंबर फाइंड कर लिया, अब आपकी वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी मान लो जर्नल में जो है 7 वैकेंसी आई है, आपने 110 नंबर कर फाइंड करके क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन और जो ये 7 वैकेंसी है, हमारे पास 10 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 160 नंबर फाइंड किया है। तो सिलेक्शन किसका होगा, आपका होगा कि इनका, आप मेरिट आउट हो गए, सिलेक्शन इन सब का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आप कितना नंबर ला रहे हो, मायने ये रखता है कि आप जो है कितने अच्छे से और कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ये मान के चलो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आता है, और अगर गर्ल्स ने GCI के लिए अप्लाई कर रखी हैं तो उनको अगर उनका 70 भी क्वेश्चन सही हो गया, 70 क्वेश्चन उन्होंने सही कर लिया, तो वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों 100% उनका सिलेक्शन होना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, T के बाद S, मतलब इसका कोडिंग इससे किया है। अब हमें इसका कोडिंग इससे पूछा है, तो T कौन से नंबर पे आता है,
टी हमारा आ जाएगा 20 नंबर पे। टी कौन से नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। और एस कौन से नंबर पे आता है? एस आ जाएगा 19 नंबर पे। मैं पहले वाले को पकड़ रहा हूँ यहाँ से टी, यहाँ पे पहले वाले को पकड़ रहा हूँ एस। इस तरीके से चेक करना है। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, इसी तरीके से चेक करूंगा। तो क्या किया है? -1 किया है। तो अगर हम एफ में से -1 करेंगे तो कितना पहुंच जाएगा? ई पहुंच जाएगा। सब ऑप्शन ई से स्टार्ट है। उसके बाद ओ कौन से नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। यहाँ पे पी कौन से नंबर पे आएगा? पी 16 नंबर पे। क्या किया है? +1, मतलब एक बार -1, दूसरी बार +1। तो ए में को है +1 करेंगे, कितना पहुंच जाएंगे? बी। तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd एलिमिनेट हो गया। फिर आर के बाद क्या लिखा है? आर के बाद क्यू लिखा है। आर कौन से नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। क्यू कौन से नंबर पे आएगा? 17 नंबर पे। क्या कर रखा है? -1 कर रखा है। उसी प्रकार अगर सी में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास बी आने वाला है। कौन सा? अब देखो, चौथा भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दूसरा भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो गया। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। यहाँ से आप दबा के प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। उसके बाद एग्जाम में ऐसा नहीं कि हर एक का यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं, फिर नीचे लिख रहे हैं, फिर कोडिंग ढूंढ रहे हैं। अब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि डायरेक्ट आपको नंबर पता हो गया है। सीधा इनका चेक करो कि क्या क्या लॉजिक लग रहा है, और यहाँ पे जो है उस तरीके का लॉजिक लगाते जाओ। और लॉजिक लगाने के साथ साथ आपको ऑप्शन में भी एक नज़र रखनी है कि कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होते जा रहा है और कौन कौन सा बच रहा है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके रिपीटेड सीरीज का है। इसको मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। तो ये भी आपके लिए हो गया HW। इसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एक स्टूडेंट जो तैयारी नहीं कर रहा है वो भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। लेकिन इसमें मेन बात क्या है? यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। आप कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करके इसका आप कमेंट बॉक्स करेंगे करेक्ट आंसर क्या आया, प्लस कितने टाइम में जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे फिर से आपका आई टेस्ट और माइंड टेस्ट, ये दोनों इस क्वेश्चन में आपको जो है यूज़ करना है। एक तो आंखों का टेस्ट हो जाएगा और दूसरा आपका माइंड कितने फटाफट जो है सोच सकता है, कितने फटाफट जो है किसी चीज़ को लेकर रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पे अब हमें पहले इसमें ऑप्शन पे नज़र रखना रहता है। क्या? ऑप्शन पे नज़र। देखो ये वाला जो है यहाँ पे दे रखा है, सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी ये दे रखा है, यहाँ पे भी ये दिया है, यहाँ पे भी ये दिया है। तो ये जो आया ये वाला ट्रायंगल, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको चेक भी नहीं करेंगे। ये अपने आप में समझो सब में राइट है तो राइट है। अब त्रिभुज को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है त्रिभुज, यहाँ पे दिया है कॉर्नर में, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। हम इस ट्रायंगल को भी छेड़ेंगे नहीं, ये भी अपने आप पे राइट पे जगह दिया है। मतलब इन दोनों ऑप्शन को, इन दोनों डायग्राम को हमें छूना भी नहीं है, ये सब में जो है सेम दिए हैं। तो हम किसको टच करते हैं? पहले जो है किसको टच करना है? देखो आप पहले इसे टच करो। ये किस तरीके से पता चलेगा? आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ये एक जगह ऊपर दिया है, एक जगह नीचे, और इसमें इस कॉर्नर पे दिया है, यहाँ पे भी नीचे दिया है। तो सबसे पहले हम किसको वाले को चेक कर रहे हैं? इस वाले को चेक करेंगे कि ये कहाँ आने वाला है। अब ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन के जरिए से जो है चेक करो। यहाँ पे दिया ही नहीं है ये वाला, मतलब यहाँ पे भी नहीं दिया है। देखो ये यहाँ पे दिया तो ये क्या किया है? एक जगह एक पोजीशन नीचे कर दिया। और सेम इसी प्रकार त्रिभुज यहाँ पे दिया है तो त्रिभुज को यहाँ पे नीचे कर दिया। अब इससे ये पता चल गया कि जो ऑप्शन यहाँ इस कॉर्नर पे आएंगे वो अगले डायग्राम में कहाँ जाएंगे? अगले डायग्राम में जो है इस कॉर्नर पे आने चाहिए। सेम इसी प्रकार अब जो है स्टार यहाँ पे दिया था तो स्टार को देखो यहाँ पे नीचे ला दिया। तो ये जो दिया है चारों बॉक्स, ये कहाँ पे आएगा? ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे नीचे दिया है, ये सही हो सकता है। सेकेंड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऊपर दे रखा था। थर्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे इस तरफ दे रखा था। और फोर्थ वाला ऑप्शन भी अभी सही है। मतलब पहले और चौथे ऑप्शन में आप फंस गए हैं, इसमें से कौन सा राइट आंसर होएगा। अब फिर से आगे बढ़ो, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में से कोई ही राइट आंसर होने वाला है। अब आगे बढ़ो और चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। अब फिर से किसी एक डायग्राम को पकड़ना होगा, किसी एक डायग्राम को और पकड़ो और चेक करो कि उसमें क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, हम यहाँ पे इस वाले स्टार को पकड़ लेते हैं। स्टार एक जगह यहाँ पे दिया गया है और दूसरे वाले में कहाँ पे दिया गया है स्टार? हमारे पास दूसरे वाले में स्टार जो है यहाँ पे दिया गया है। तो स्टार को पकड़ो और चेक करो। स्टार इसमें है नहीं, यहाँ पे स्टार है नहीं। अगर ये वाला स्टार यहाँ पर आया,
ये यहाँ पर आ गया है। तो अब इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, देखो ट्रेंगल कहाँ पे गया है, ट्रेंगल यहाँ से यहाँ पे आया है, तो स्टार कहाँ जाएगा, स्टार भी यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे स्टार आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। स्टार इस कॉर्नर पे आना चाहिए, इसमें जो है यहाँ पे दे रखा है, तो इसका फर्स्ट गलत आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें कम से कम सॉल्व करने में आपका 25 से 30 सेकंड जाएगा ही जाएगा, उससे जल्दी आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये पजलिंग है थोड़ा। और जब एग्जाम में बैठोगे तो ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ अजीब तरीके से दिखेगा। क्वेश्चन तो ऊपर पहली बार में ही दिख जाएगा, लेकिन दो ऑप्शन आपको एक साथ दिखेंगे और दो ऑप्शन को देखने के लिए आपको स्क्रीन को नीचे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे थोड़ा और कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो उस टाइम पे क्या करना रहता है, आपको ये जो है डायग्राम अपने माइंड में जो है बैठाना रहता है, और माइंड में बैठाओ और फटाफट ऑप्शन चेक करो। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको वन टाइम में नहीं सॉल्व करना है, अगर इजी आए तो सॉल्व कर देना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना है और फिर से दोबारा जब टाइम बचेगा तब आके इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फिर से जीके जीएस को जो है ग्रामर में यूज किया है। इसमें यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी को क्या पूछा है, ऑस्टियोलॉजी को क्या बोलते हैं, हड्डियों का स्टडी। तो मायोलॉजी को क्या बोलेंगे, मायोलॉजी को बोलेंगे पेशियों का हड्डी। ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों की जांच करना। ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है, अगर किसी प्रकार की आपके बोन की बीमारी है, हड्डी की बीमारी है, तो उसके जांच को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। मायोलॉजी क्या हो जाएगा, अगर आपके टिश्यूज में कोई पेशी में जो है प्रॉब्लम है तो उसको जो है मायोलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है कि यदि 20 और 28 को आपस में बदल दिया जाए, मतलब जो यहाँ पे ये सब 20 28 लिखे हैं इनको जो है आपस में बदल दिया जा रहा है, तो कौन सा इसमें जो है सही हो जाएगा, कौन सा समीकरण सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अब एक एक करके सॉल्व ही करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और जुगाड़बाजी नहीं कर सकते। तो पहला वाला उठाओ, पहला वाला सॉल्व करो। यहाँ पे 20 की जगह 28 आ जाएगा, प्लस क्या दिया है, प्लस जो है 40, मल्टीप्लाई जो है 20 आ जाएगा, भागे 4 माइनस 14। इसको सॉल्व करो, कितना आने वाला है, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 का भाग देंगे 5 आ जाएगा, 5 का जो है मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 200, और 200 में 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 228। 228 में से 14 घटाएंगे कितना आ गया 214, और यहाँ पे 214 का 214 ही दे रखा है। तो पहला वाला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये कुछ आपके नसीब के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आप ऑप्शन चेक कर रहे हैं, मान लो इसमें से कोई एक ऑप्शन उठाया और वही ऑप्शन नहीं सही निकल गया, तो यहाँ पे आपका टाइम सेव हो गया, प्लस आपको करेक्ट आंसर भी मिल गया। मान लो आप ऐसे ऑप्शन को उठा रहे हैं और 3 ऑप्शन आपने चेक कर लिया, 3 ऑप्शन चेक कर लिए, तो कितना टाइम आपका गया, लगभग 1 मिनट। तो इसी में एक ऑप्शन को सॉल्व करने में 20 सेकंड जा रहा है, तो 1 मिनट आपने गंवा दिया। ये आपका आंसर कितने टाइम में आया, फिर 1 मिनट में आएगा। समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट ले लिया। और कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो पहले ही ऑप्शन को उठाया, मतलब ऐसे ऑप्शन को चूज किया, उसका आंसर आ गया, तो उसको कितना टाइम लगा, 20 सेकंड लगा। मतलब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखो, आप 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, ये 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, 40 सेकंड का डिफरेंस आ गया। तो ये थोड़ा बहुत आपकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है, या तो आपके प्रैक्टिस के भी ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सेम इसी प्रकार का दिया गया है। इसमें ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब 2 नेगेटिव स्टेटमेंट और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कोई तीर्थयात्री श्रमिक नहीं है, कोई तीर्थयात्री श्रमिक नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा आपको इंग्लिश वाला मेथड बता रहा हूँ। ये अगर सभी लिखा है, यहाँ पे सभी का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, ऑल। अगर ऑल आया तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो बीच में लिखा है सम पढ़ेंगे। और हम सम को जो है ऑल नहीं पढ़ सकते, सम को क्या नहीं पढ़ सकते, सम को जो है ऑल नहीं पढ़ सकते, लेकिन ऑल को जो है हम सम पढ़ सकते हैं। ऑल को क्या पढ़ सकते हैं, सम पढ़ सकते हैं। सम को क्या नहीं पढ़ सकते, सम को जो है ऑल नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे सम तीर्थयात्री और श्रमिक, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन जो है अभी यहाँ पे सही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे या तो निष्कर्ष वर्ष या तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। कुछ तीर्थयात्री श्रमिक हैं, कोई श्रमिक थका हुआ नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ये देखो एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, मतलब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है।
अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है तो ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन जो है बन जाता है। तो ये गलत हो गया। पहला और तीसरा, कोई तीर्थयात्री श्रमिक नहीं है, कोई श्रमिक मुसाफिर नहीं है, तो ये भी अपने आप में गलत हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन एलिमिनेट से सॉल्व करना है। अगर 10 से 5 सेकंड इसमें आपका जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तब आपको जो है बेसिक रूल पे यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये देखो आपके माइंड टेस्ट का, ये भी समझ लो एक प्रकार से जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे किस तरीके से हमें या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में जो है लगाना रहता है या तो डिक्रीजिंग फॉर्म में लगाना रहता है। तो यहाँ पे अभी जो है हर एक क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन को देखो और सेट करो कि किस तरीके से होगा। ये विश्व क्या है? ब्रह्मांड। सबसे लास्ट में अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ तो सबसे लास्ट में क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। किस तरीके से पड़ा? क्योंकि ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मांड के बाद क्या आएगा? विश्व आएगा। मतलब 5 के बाद 4 आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन? ये देखो तीसरा वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी 5 के बाद 4 दिया है, यहाँ पे भी 5 के बाद 4 दिया है, यहाँ पे भी 5 के बाद 4 दिया है। अब अगर स्टार्टिंग से देखते हैं तो ये देखो फ्रैंकफर्ट। अब फ्रैंकफर्ट क्या है? ये एक जर्मनी है, उसका एक शहर का नाम है। तो सबसे पहले पहला आएगा। पहले के बाद जो है पहला मतलब ये तीसरा वाला, ये हो गया तीसरा वाला, ये हो गया। उसके बाद फ्रैंकफर्ट के बाद क्या आने वाला है? ये फ्रैंकफर्ट कहाँ पर है? फ्रैंकफर्ट हमारे पास ये है जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में। तो सेकंड वाला। 3 के बाद क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पहले 3 2 के बाद 1 1 के बाद 5 5 के बाद 4। ये किस तरीके से हुआ? आप इसे जो है कॉमन ट्रिक से समझ सकते हैं। पहले फ्रैंकफर्ट आएगा। फ्रैंकफर्ट किसके अंदर है? जर्मनी। जर्मनी किसके अंदर है? यूरोप के अंदर है। यूरोप कहाँ है? यूरोप विश्व में ही है। और विश्व कहाँ है? हमारे पास ब्रह्मांड में है। इस तरीके से आपको पूछा जाता है। ऐसे हर एक शिफ्ट में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे मैंने जितने क्वेश्चन लिए थे लगभग 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो मैं 24 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। एक क्वेश्चन और था जो कि बहुत ही इजी था, उसे आप देखते ही सॉल्व कर सकते थे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो आपको अपना मार्क्स बताना है कि इस 25 क्वेश्चन में आपने कितने राइट किए और कितने रॉन्ग किए। अगर रॉन्ग किए तो कहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन कौन से जगह पे आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस जो है पॉइंट पे आप ज़्यादा फोकस करो। आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आप देख रहे हैं तो 100% आपको पसंद आएगा ही आएगा। और ये वीडियो उन गर्ल्स कैडेट के पास शेयर करना है जो एनसीसी कर रखी हैं या तो जो एनसीसी अभी कर रही हैं और उनको आगे जो है जीसीआई पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहती हैं एज अ जीसीआई पोस्ट। उनके पास शेयर करो ताकि उनको भी ये पता चले कि उनके एग्ज़ाम का लेवल क्या है। ये एग्ज़ाम सीडीएस लेवल से बहुत ईजी आता है। अगर आप सीडीएस के जरिए लेफ्टिनेंट में जाना चाहते हैं तो लेफ्टिनेंट का एग्ज़ाम जो है बहुत टफ होता है और वहाँ पे इंटरव्यू भी होता है। बट इसमें आपका केवल एक एग्ज़ाम होगा और इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगातार एक दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन में केवल 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाता, इसका कट ऑफ बहुत जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जाएगा 140 मार्क्स, मतलब आपको केवल 100 में से 70 क्वेश्चन सही करना होगा। तो मेन फोकस आपको किस पे करना रहता है, एक तो मैथ पे और दूसरा जो है रीजनिंग पे और तीसरा इंग्लिश पे। यही चीज़ें जो है आपकी सिलेक्शन को तय करती हैं कि आप इन 3 चीज़ को कितने अच्छे से पढ़े हैं। और टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास है केवल 1.5 मंथ, समझ लो 45 दिन आपके पास है। तो इस 45 दिन में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाती हैं उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो और वीडियोज़ को अपने कलीग के साथ शेयर करो, एक्स कैडेट के साथ शेयर करो जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई होना चाहती हैं। और जो भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप वीडियोज़ को शेयर करो, क्योंकि सेम जो आपका पोर्शन है वही उनका भी पोर्शन है।